एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करो यार। एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर। एग्जामिनेशन में इससे 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड बिलीव में ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है एंड क्वेश्चन इससे बहुत इजीली बन जाते हैं, ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपना हालचाल कमेंट बॉक्स में बताइए। लेट्स स्टार्ट। तो समझते हैं कि लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का एक्चुअली मतलब क्या है। लिक्विडेशन का मतलब होता है समापन। मतलब होता है समापन कि जस्ट यहाँ पर कंपनी को क्या करना है, क्लोज डाउन करना है, ठीक है ना। कंपनी का यहाँ पर क्या होगा, क्लोज डाउन होगा, शट डाउन होगा, बिजनेस स्टॉप होने वाला है, ठीक है। तो देखो लिक्विडेशन का सिंपल मैंने यहाँ पर कुछ डेफिनेशन वगैरह लिखे हैं, इसको पढ़ लेते हैं फिर आपको एक्सप्लेन करता है इन डिटेल में। लिक्विडेशन इज द वाइंडिंग अप ऑफ अ कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन का मतलब सिंपल कंपनीज का यहाँ पर क्या हो रहा है, वाइंडिंग अप का मतलब होता है एक लीगल प्रोसेस जिसके थ्रू कंपनी बंद करी जाएगी। वाइंडिंग अप का यहाँ पर मतलब क्या है, लीगल प्रोसेस टू लिक्विडेट द कंपनी को बंद करने का लीगल प्रोसेस, ठीक है। और एक टर्म आता है डिसोल्यूशन मीन्स कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी, मतलब कि पूरी तरीके से कंपनी शट डाउन हो जाएगी। अब देखो एक कंपनी क्या होती है कि कंपनी एक लीगल प्रोसेस से क्रिएट करी जाती है, तो लीगल प्रोसेस से ही बंद होगी, ठीक है ना। लीगल प्रोसेस से क्रिएट करी जाती है कंपनी, जैसे कि पहले प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, देन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इस टाइप से उसका शुरुआती स्टेज होता है। जब कंपनी बंद करी जाएगी तो उसका भी लीगल प्रोसेस होगा ना। अगर आप कंपनी को स्टार्ट किए हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि जस्ट हम अब और नहीं चलाएंगे कंपनी, आज से बंद कर रहे हैं, ताला लगा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। कंपनी में बहुत सारे लोन्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो आप यू कांट डू कि आज बंद कर रहे हैं, ताला लगा, आज से कंपनी बंद हो जाएगी। यू कांट डू लाइक दैट कि हम कंपनी बंद कर रहे हैं, नो। इट्स ए लीगल प्रोसेस टू क्लोज डाउन द कंपनी, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, लिक्विडेशन। तो वाइंडिंग अप क्या है, कंपनी को लिक्विडेट करने का वाइंडिंग अप जो है वो इनिशिएटिव मतलब शुरुआती स्टेज है। सबसे फर्स्ट स्टेज को वाइंडिंग अप बोला जाएगा। वाइंडिंग अप से वो क्या होगी, लिक्विडेट होने स्टार्ट हो जाएगी। और जब कंप्लीट लिक्विडेशन हो जाएगा, कंप्लीट कंपनी मतलब सब कुछ काम वर्क और जो भी लीगल प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा, तो एंड में उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा, डिसोल्यूशन। जिसमें क्या होता है, कंपनी का जो नाम है उसको भी हटा दिया जाता है कि वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो लिक्विडेशन का मतलब समझ में आ गया। लिक्विडेशन, अब देखो लिक्विडेशन होने से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। अब लिक्विडेशन होने से इंडिया में कोई नहीं चाहेगा कि कंपनी बंद हो, कोई भी कंपनी बंद हो, क्योंकि कंपनी बंद होने से बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे, ठीक है। कौन, जो उस कंपनी में वर्क कर रहे हैं, यानी कि जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे, ठीक है ना। तो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है, जो कंपनी से मतलब कंपनी ने जिन्होंने लोन लिया है, ठीक है, कंपनी ने जिन जिन लोगों से लोन लिया वो लोग ज़्यादा सफ़र करेंगे। तो इंडिया में कंपनी को बंद करना मतलब कि एक लास्ट स्टेप है। एक तरीके से कह लो कि इसके पास ऑप्शन होते हैं बहुत सारे। जैसे कि कोई इंसान है, उसको एक्सपायर होने से पहले, अगर कोई इंसान एक्सपायर उससे पहले उसको बहुत सारा ट्रीटमेंट किया जाता है मेडिकल में, ये वो फलान ढेकान बहुत सारा ट्रीटमेंट किया जाएगा। उसी टाइप से कंपनी, अगर मान लो कोई सिक कंपनी है, वो प्रॉफिट नहीं मेक कर रहा है, वो लॉसेस मेक कर रही है, ठीक है ना, तो कंपनी खुद से पहले रिवाइव होगी, रिवाइव उसको करना पड़ता है, ठीक है। कंपनी सोचेगी कि हम रिवाइव होंगे, ठीक है, फिर से हम उसको क्या करते हैं, प्रॉफिटेबल कंपनी बनाने की कोशिश करते हैं थ्रू रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। अमालगमेशन वगैरह करके एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनली कंपनी को क्या कर रहा है, रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब किसी मतलब मान लो कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर अब नहीं लग रहा है कि कंपनी रिवाइव हो सकती है, तो उस केस में एक पॉइंट पे कंपनी को फिर क्या करा जाता है, लिक्विडेट। जैसे इंसान को ना सारे मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी अब नहीं लगता है कि ये रह पाएगा, उसी टाइप से अगर कंपनी भी सारा जो रिवाइव का प्रोसेस है अगर उसको करती है, उसके बाद भी अगर नहीं वो क्या बोलते हैं वो रिवाइव कर पाती है, तो एट लास्ट क्या होता है कि उस कंपनी को लिक्विडेट करना पड़ता है, कंपनी को शट डाउन करना पड़ता है, ठीक है ना। अब मान लो कि ऐसा ना हो कि कोई कंपनी लिक्विडेट हो, लेकिन अगर मान लो एक सरकमस्टांस या फिर कोई ऐसा सिचुएशन जिसमें यहाँ पे किसी कंपनी को क्या करना पड़ रहा है कि क्लोज डाउन करना पड़ रहा है, तो कंपनी किन किन मोड से वाइंडिंग अप कर सकती है, मतलब कि मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप क्या है, क्या क्या तरीके
तरह के हैं। इसमें जो रीज़न है वो बताया गया है। तो कंपनी इनएबिलिटी टू पे डेट्स, अगर कंपनी अपनी डेट को पे नहीं कर पा रही है, ठीक है, इनएबिलिटी टू पे डेट यानी कि जो लोन लिया हुआ है कंपनी ने कहीं से, उसको पे करने में असफल है, कंपनी इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट, कंपनी मेकिंग लॉसेस, कंपनी इज नॉट इन अ गुड पोजिशन, कंपनी इज नॉट एबल टू पे द डेट्स, इसको बोला जाता है इनएबिलिटी टू पे डेट्स। अगर कंपनी का सिचुएशन बहुत ख़राब है, वो पेड नहीं डेट कर पा रही है, तो इस केस में कंपनी क्लोज डाउन करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी जब इस इनेबिलिटी टू पे डेट्स की वजह से अगर क्लोज डाउन होगी तो IBC 2016 यानी कि इंकरप्सी, क्या बोलते हैं इसको, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 अप्लाई होगा, ठीक है। इनका बस ये रिमेंबर करने के लिए, इसका ज़्यादा कोई खास रोल नहीं है। बस यहाँ पे इनएबिलिटी टू पे डेट्स अगर है, इस वजह से कंपनी क्लोज डाउन हो गई, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 अप्लाई हुआ। लेकिन अगर ये जो इनएबिलिटी टू पे डेट्स के अलावा और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, तो वहाँ पर बताया गया है कि ग्राउंड्स अदर देन इनएबिलिटी टू पे डेट्स की, इनएबिलिटी मतलब डेट को पे करने के अलावा और क्या क्या रीज़न है जहाँ पे कंपनी को बंद किया जा सकता है, तो उस रीज़न को हम लोग देखने वाले हैं। तो ये देखो 5 ग्राउंड्स है, कितने ग्राउंड्स है, 5 ग्राउंड्स है जहाँ पर कंपनी बंद हो सकती है। कौन कौन से अदर ग्राउंड्स है उसको देख लेते हैं, इसके बाद ये क्या है वो आई विल एक्सप्लेन जस्ट इन फ्यू मिनट्स। अगर कंपनी ने खुद स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है कि मुझे बंद होना है, कंपनी ने खुद स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है कि मुझे बंद होना है, तो कंपनी बंद हो सकती है, ठीक है। इफ़ कंपनी हैज़ एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट, ठीक है, ऑफ इंडिया, अगर कंपनी ने, ठीक है, सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी या कंपनी इंडिया के अगेंस्ट में कोई एक्ट किया है, कोई काम किया है, ठीक है ना, तो उस केस में कंपनी को बंद किया जा सकता है। फिर एप्लीकेशन मेड बाय रजिस्ट्रार और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर रजिस्ट्रार के थ्रू एप्लीकेशन लगाएगा कि इस कंपनी को बंद किया जाना चाहिए, ठीक है। और कंपनी, और जो ये क्या बोलते हैं कि कोई भी पर्सन अगर रजिस्टर्ड, क्या है, ऑथराइज्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कोई भी पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है, अगर वो एप्लीकेशन लगाता है तो कंपनी बंद किया जा सकता है। आप सोच रहे हो कि एप्लीकेशन कहाँ लगाएगा, तो एप्लीकेशन लगाने के लिए एक जो है अथॉरिटी है या फिर कह लो एक बोर्ड है NCLT, ठीक है ना, NCLT करके है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता, मतलब एप्लीकेशन दिया जाता है। इसको फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि 5 ग्राउंड्स जिसके कारण कंपनी बंद हो सकती है, जिसमें पहला क्या था कि कंपनी ने खुद स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है, तो उसके बाद अगर कंपनी अगर इंडिया के अगेंस्ट में एक्ट कर रहा है, तो फिर अगर एप्लीकेशन लगाया जाता है रजिस्ट्रार या फिर कोई भी पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है, तो उस केस में कंपनी को क्लोज डाउन किया जा सकता है। या फिर डिफॉल्ट इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न, ठीक है ना, एनुअल रिटर्न यानी टैक्स रिटर्न विथ रजिस्ट्रार फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 फाइनेंशियल ईयर, अगर पिछले 5 साल का, ठीक है, 5 सालों का अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेल, मतलब प्रेजेंट नहीं कर पाई है, ठीक है ना, रजिस्ट्रार के पास वो फाइल नहीं कर पाई है, प्रेजेंट नहीं कर पाई है, या एनुअल रिटर्न नहीं भरा है, तो उस केस में कंपनी को क्लोज डाउन किया जा सकता है। या फिर ओपिनियन ऑफ ट्रिब्यूनल, ठीक है ना, ट्रिब्यूनल का ओपिनियन अगर है, ठीक है ना, तो उस केस में कंपनी को क्या जा सकता है, बंद किया जा सकता, लगता है अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि इस कंपनी को बंद कर देना चाहिए, तो वो बंद कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं चीज़ों को कि इनेबिलिटी टू पे डेट्स और जो 5 रीज़न थे जिसके कारण कंपनी को बंद किया जा सकता है, तो इन 2 कारणों का कंपनी बंद हो रहा है तो उसको बोलेंगे कंपल्सरी वाइंडिंग अप, ठीक है। इन 2 कारणों के चलते, या फिर पे डेट नहीं पे कर रही है, या फिर जो अदर हमने 5 रीज़न देखे उन रीज़न की वजह से अगर कंपनी को क्लोज डाउन किया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं कंपल्सरी वाइंडिंग अप। और कंपल्सरी वाइंडिंग अप कौन करेगा, डन बाय ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के थ्रू ये डन किया जाएगा, ठीक है। ट्रिब्यूनल एक सिंपल मतलब समझोगे तो कोर्ट के थ्रू, ठीक है, डन बाय ट्रिब्यूनल यानी कि कोर्ट, ठीक है ना। तो कंपल्सरी वाइंडिंग अप डन बाय ट्रिब्यूनल। और जो ये ग्राउंड्स अदर देन इनेबिलिटी टू पे डेट्स, हमने 5 ग्राउंड बताए हैं, उस ग्राउंड के चलते अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो वहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 विद कोर्ट रूल अप्लाई होगा, ठीक है। बस ये रिमेंबर करने के लिए लिया है कि अगर इनेबिलिटी टू पे डेट है तो IBC रूल 2016 अप्लाई होगा, अगर अदर देन इनेबिलिटी टू पे डेट है तो कंपनीज एक्ट 2013 विद कोर्ट रूल अप्लाई होगा, ठीक है। और इन दोनों की वजह से अगर कंपनी बंद हो रहा है तो उसको कंपल्सरी वाइंडिंग अप बोला जाएगा, और जो कि ट्रिब्यूनल के थ्रू डन किया होगा, मतलब कि प्रोसेस जो है वो ट्रिब्यूनल के थ्रू कैरी आउट किया जाएगा, ठीक है ना।
अब जो तीसरा है वो वॉलंटरी वाइंडिंग, यानी कंपनी खुद से बंद हो सकती है। अब खुद से बंद कैसे होगी? लेट सपोज कंपनी जो है वो किसी पर्पस को पूरा करने के लिए वो बनाई गई थी, अगर वो पर्पस कंप्लीट हो जाता है तो उस केस में फिर उसका कंपनी का पूरा मकसद कंप्लीट हो गया, पर्पस कंप्लीट हो गया, देन कंपनी पास रेजोल्यूशन टू डिजॉल्व इटसेल्फ, ठीक है ना। कंपनी डिजॉल्व करने के लिए रेजोल्यूशन पास करेगी और डिजॉल्व हो सकती है, ठीक है। या कंपनी का जिस टाइम पीरियड के लिए कंपनी बनाया गया था वो टाइम खत्म हो गया तो उसको डिजॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर क्या बोलते हैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो रहा है तो अगर अप टू 31 मार्च 2017, मतलब कंपनी पहले बनाई गई थी और 31 मार्च 2017 तक डिसॉल्व होना है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी सेक्ट 2013 विद कोर्ट रूल अप्लाई होगा। और अगर 1 अप्रैल 2017 के बाद डिसॉल्व हो रही है तो आईबीसी 2016 सेक्शन 59 अप्लाई होगा, ठीक है ना। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 सेक्शन 59, ये बस लर्न करने के लिए, मतलब थोड़ा सा वो करने के लिए, समझने के लिए है, इसका कोई ज़्यादा। अब देखो, जो अगर इनेबिलिटी टू पे डेट्स ग्राउंड अदर देन इनेबिलिटी टू पे डेट्स में 5 ग्राउंड्स, और अगर वॉलंटरी वाइंडिंग अप किसी भी तरीके से वाइंडिंग अप हो रही है, भले कोई भी रूल लगे लेकिन अकाउंटिंग प्रोसीजर सेम है, अकाउंटिंग प्रोसीजर सेम है, ये तीनों के केस में अकाउंटिंग प्रोसीजर जो है वो सेम होगा, ठीक है ना। तो हमें ये नहीं घबराना है कि अगर इनेबिलिटी टू पे डेट्स होगा इसका कोई अलग रूल है, कुछ अलग प्रोसीजर होगा, ठीक है, हम अलग तरीके से अकाउंटिंग करना है, इसका होगा तो अलग तरीके से, ये अलग, लेकिन ऐसा नहीं है, अकाउंटिंग प्रोसीजर सेम है सब केस में। बस हमें याद रखना है कि इनेबिलिटी टू पे डेट्स के अगर चलते बंद हो रही तो आईबीसी 2016, अगर अदर देन ग्राउंड है तो कंपनीज एक्ट 2013 विद कोर्ट रूल, और वॉलंटरी वाइंडिंग अप में अप टू 31 मार्च 2017 है तो 2013 कंपनीज एक्ट, और उसके बाद है तो आईबीसी 2016, ठीक है। तो ये बात वेरी सिंपल है। एंड अब देखते हैं कि जैसे कि मान लो कंपनी को वाउंड अप करने के लिए कौन कौन पिटीशन कर सकता है, कौन कौन पिटीशन दे सकता है, यानी कि एप्लीकेशन कौन कौन दे सकता है, ठीक है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है कि इस कंपनी को क्लोज डाउन कर देना चाहिए। तो कंपनी खुद वो हो सकती है, ठीक है। कंट्रीब्यूटरी, यानी कि कंट्रीब्यूटरी वो पर्सन होते हैं जो लिक्विडेशन के समय कंपनी को पे करते हैं, यानी कि एक तरीके से शेयर होल्डर कह सकते हो इसको, ठीक है, शेयर होल्डर, सिंपल। या फिर रजिस्ट्रार कंपनी को वाइंड अप करने के लिए पिटीशन दे सकता है, या फिर पर्सन ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर खुद सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, अगर ये लगता है कि कंपनी बंद होनी चाहिए तो वो फिर पिटीशन दे सकती है, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप देखते हैं कि एक्चुअल लिक्विडेशन का प्रोसेस किस टाइप से कैरी आउट किया जा सकता है। लेट्स कि ए लिमिटेड को डिसॉल्व करना है, लेट्स सपोज एक एग्जांपल है कि ए लिमिटेड को डिसॉल्व करते हैं। अगर वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो रहा है तो देखो, वाइंडिंग अप हो रहा है तो दो हो सकता है, फिर वॉलंटरी वाइंडिंग अप या फिर कंपलसरी वाइंडिंग अप, ठीक है ना। और कंपलसरी वाइंडिंग अप में पिटीशन कौन कौन दे सकता है? कंपनी, रजिस्ट्रार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और कोई भी पर्सन ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये सब जो है वो पिटीशन दे सकते हैं। पिटीशन किसको देंगे? एनसीएलटी को। और वॉलंटरी वाइंडिंग अप के केस में, वॉलंटरी वाइंडिंग अप के केस में जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो एप्लीकेशन लिख के देंगे एनसीएलटी को। एनसीएलटी इज द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी कौन है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो इसको पिटीशन देंगे, एप्लीकेशन लिख के देंगे। अगर इसको लगता है कि कंपनी को वाउंड अप करना चाहिए तो ये ग्रीन सिग्नल देगा, ठीक है, ग्रीन सिग्नल देगा। उसके बाद क्या करेगा? कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, कंपनी के जो इंटरनल मेंबर होंगे, वो एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना, जिसको बोला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इसमें क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में वो सारे एसेट और लाइबिलिटी का रिकॉर्ड बनाएंगे। अब रिकॉर्ड क्यों बनाएंगे वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एसेट सारे, कितने एसेट है, कितने लाइबिलिटी, वो सारा रिकॉर्ड बनाएंगे, ठीक है। और इनका एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में बनाना होता है, ठीक है ना। और ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होता है एक पर्सन को दिया जाता है। अब देखो, जैसे ही ये एनसीएलटी ने क्या किया, ग्रीन सिग्नल दिया, लिक्विडेट होना है, तो फिर वहाँ पर एक जो इंसान को अपॉइंट किया जाता है जिसको बोला जाता है लिक्विडेटर। लिक्विडेटर बाहर का पर्सन होता है जो कि पूरा लिक्विडेशन का प्रोसेस को कैरी आउट करता है, कि लिक्विडेशन का पूरा कंपनी के जो लिक्विडेशन होने वाली है कंपनी का, उसका प्रोसेस जो है वो पूरा लिक्विडेटर करता है, पूरा लिक्विडेटर के हाथ में थमा दिया जाता है और सब कुछ पूरा वर्क लिक्विडेटर करता है, ठीक है ना। तो लिक्विडेटर ये बाहर का पर्सन, इसको इस कंपनी के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो इस कंपनी के बारे में जब आइडिया नहीं है इस लिक्विडेटर को, तो क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वही स्टेटमेंट बना के इसको देंगे जिसमें सारा एसेट और लायबिलिटी का जानकारी होगा। और ये पर्सन उसके बाद क्या करेगा? ये आउटसाइडर पर्सन है, ये पर्सन जितने भी कंपनी के एसेट है उसको सेल करेगा और जितनी भी लायबिलिटी है उसको पे करेगा। कंपनी की जितनी भी लायबिलिटी उसको पे करेगा, पे करने के पर्टिकुलर ऑर्डर है, फॉर्मेट है,
उसी पे हम लोग थोड़ा वो करेंगे, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस कर लेंगे। और जो ये स्टेटमेंट बनाएगा, अब एसेट बेचेगा तो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, लायबिलिटी को पे करेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। तो जो स्टेटमेंट में ये रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, ये लिक्विडेटर है, ठीक है, पे करा है लायबिलिटी और एसेट को बेच के। तो जो इस रिकॉर्ड मेंटेन करने का, तो जो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करा जाएगा उसको बोला जाएगा लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है ना। लिक्विडेटर जो एसेट को बेच के लायबिलिटी को पे करेगा, तो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, दिखाना होगा इसको कि हमने ये सारा कुछ किया है। तो वो जो रिकॉर्ड करेगा वो लिक्विडेटर स्टेटमेंट फाइनल ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट बनाएगा और इसका एक भी एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ कहानी चलती है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन, बहुत सिंपल। ये वॉलंटरी या कंपलसरी, जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वेरी मच डिटेल। ये जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको मतलब समझने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का मीनिंग वगैरह और मोड्स ऑफ फाइंडिंग ऑफ ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विथ लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। टिल देन, जय हिंद।